हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आदर्श विद्या। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने एक आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक यूनिवर्सिटी के रिलेटेड एक डिस्कस किया था, कैपिटल डिफिशिएंसी। ठीक है, आज हम उसके बेस पर एक सम जो है डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा क्योंकि ये जो सम है आपकी यूनिवर्सिटी में पूछा गया है 2 बार। ठीक है, तो आपकी बुक्स में दिया गया है पेज नंबर 327 और सन नंबर है 12। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। शीतल लिमिटेड वेंट इनटू लिक्विडेशन ऑन 31 मार्च 2011। ठीक है, शीतल लिमिटेड का एक वॉलंटरी लिक्विडेशन हुआ है। कब हुआ है? 31 मार्च 2011। द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट वॉज एज फॉलोज। आपको बैलेंस शीट दी गई है और इसमें लिएबिलिटी साइड आपको कहा गया है 3012% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 इच। आपको प्रेफरेंस शेयर दिए गए 1000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 इच फुल्ली पेड, 2500 बी इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 इच ₹40 पेड अप, 4000 सी इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 each ₹35 paid up, 1,40,000 लेस कॉल इन एरियस ₹10 पर शेयर 40,000 और उसकी अमाउंट आपको दी गई है 1 लाख रुपीज। 10% डिबेंचर्स दिए गए हैं, इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर्स दिया गया है, प्रोविडेंट फंड है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेएबल है। ठीक है, सारी जो भी लिएबिलिटी से आपको ध्यान से देखनी है क्योंकि इसमें कई बार आपको प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स भी दिए गए होते हैं। ठीक है, और एक्स्ट्रा अनसिक्योर क्रेडिटर्स भी दिए गए होते हैं। यहाँ पे देखिए प्रोविडेंट फंड जो है, ठीक है, ये हमारा क्या बनेगा? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। ठीक है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल बोथ आर अनसिक्योर क्रेडिटर्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कई बार बैलेंस शीट में भी आपको अनसिक्योर क्रेडिटर्स एक्स्ट्रा दिए गए होते हैं और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स भी दिए गए होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एसेट साइड देखिए आपको दिया गया है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, कैश एंड बैंक बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। ठीक है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन देखी जाए तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको कहा गया है एसेट रियलाइजेशन आपको दिया गया है लैंड एंड बिल्डिंग 2,45,000, प्लांट एंड मशीनरी 1,85,000, इन्वेस्टमेंट ₹70,000, स्टॉक ₹36,000, डेटर्स 44,000। एसेट रियलाइजेशन आपको दिया गया है तो आपको क्या करना है? एसेट रियलाइजेशन जो है वो जिस तरह से दिया गया हो उसी तरह से हम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको कहा गया है सी इक्विटी शेयर होल्डर्स पेड अप देयर कॉल इन एरियस, यानी कि सी इक्विटी शेयरों पर हमारे जो भी कॉल इन एरियस थे वो उन्होंने क्या कर दिया है? पेड अप कर दिया। तो देखिए सी इक्विटी शेयर के कितने कॉल इन एरियस थे यहाँ पे आपको दिया गया है। देखिए सी इक्विटी शेयर में लेस किया गया है कॉल इन एरियस, कितना है? 40,000। ठीक है, तो ये जो है उन्होंने क्या किया है? पेड अप कर दिया है, यानी कि कॉल इन एरियस आपके जो भी कॉल बाकी पड़े थे वो आपने मंगवा लिए है 40,000। तो ये आपकी क्या बन गई है? एक टाइप की रिसीव बन गई है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे रिसीव साइड। ठीक है, उसके बाद है लिक्विडेशन एक्सपेंस अमाउंट ₹12,810। आपको लिक्विडेशन एक्सपेंसेस दिया गया है। द लिक्विडेटर इज इंटिलाइड टू अ रिम्यूनरेशन एट द रेट 3% on the amount realized on assets and at the rate 2% on the amount paid to unsecured creditors। ठीक है, लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन देना है हमने 3% और एसेट रियलाइजेशन के ऊपर और 2% देना है किसके ऊपर? अनसिक्योर क्रेडिटर्स पर। ठीक है, जब भी अनसिक्योर क्रेडिटर्स है या तो फिर शेयर होल्डर्स के ऊपर आपको कहा गया है तो आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है वो आपको याद रखना है। अगर आपके पास सुफिशियंट अमाउंट है तो फॉर्मूला अलग है और अमाउंट सफिशियंट नहीं है इन सबको पेमेंट करने के लिए तो फॉर्मूला अलग है। वो हमने पिछली वीडियो में आपको डिस्कस किया है। ठीक है, उसके बाद है डिबेंचर होल्डर्स वर पेड ऑन 13 जून 2011। डिबेंचर होल्डर्स को आप जो है आपने कब पेमेंट किया है? 13 जून 2011। अब देखिए यहाँ पे देखिए आपका जो लिक्विडेशन जो है वो कब हुआ था? 31 मार्च 2011, यानी कि आपका जो ईयर है वो कंप्लीट हुआ था 31 मार्च 2011। बट आपने डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट कब किया? 13 जून 2011, यानी कि 3 मंथ्स के बाद आपने उनको पेमेंट किया है।
डिबेंचर होल्डर्स को आपने पेड किया है, तो 3 मंथ्स का आपको एक्स्ट्रा जो है वो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिबेंचर होल्डर्स का आपका ये टॉपिक जो है कई बार पूछा जाता है कि आपको देखना है कि आपने डिबेंचर होल्डर्स को कब पेमेंट किया है। ठीक है, उस डेट तक का आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। किस तरह से आप मंथ किस तरह से लेंगे, तो आपकी जो भी बैलेंस शीट की डेट दी गई है उससे लेकर आपने जब तक पेमेंट किया है, ठीक है, वो जो पीरियड है उसका आपको करना है इंटरेस्ट। ठीक है, कैलकुलेशन करने पड़ेगी उसकी। ठीक है, उसके बाद है क्रेडिटर्स इंक्लूड, यानी कि क्रेडिटर्स में इन सारी चीजों को इंक्लूड किया गया है। उसमें आपको दिया गया है 4 मंथ सैलरी ऑफ 2 lakhs। आपको सैलरी जो दी गई है, सैलरी हमने डिस्कस किया था, सैलरी जो आती है वो आपके प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में मानी जाती है। ठीक है, और इसका रूल्स था 4 मंथ्स का, तो 4 मंथ्स की दी गई है। क्लार्क जितने भी हो आपको इससे कोई भी मतलब नहीं है, बट आपको 4 मंथ्स की सैलरी लेनी है और पर एम्प्लॉय जो है वो 20,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 20,000 से ज्यादा है तो वो क्या मानी जाएगी, अनसिक्योर क्रेडिटर्स मानी जाएगी। ठीक है, बट यहाँ पे 3,000 है तो ये जो है हमारी 3,000 सैलरी जो वो क्या मानी जाएगी, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। ओके, उसके बाद आपको दिया गया अनपेड इनकम टैक्स। गवर्नमेंट टैक्सेस जो होते हैं वो लास्ट 12 मंथ्स के जो है वो सारे क्या माने जाते हैं, प्रेफरेंशियल। बट उसके आगे वाले अगर ईयर के आपको दिए गए होते हैं तो वो अनसिक्योर क्रेडिटर्स माने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2010-11 जो है वो हमारा लास्ट 12 मंथ्स है, 2009-10 वो उससे भी आगे वाला ईयर है, तो ये जो है अनसिक्योर माने जाएंगे। टोटल जो 7,000 है उसमें से 3,000 जो है वो हमारे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है और ये जो है हमारे क्या है, अनसिक्योर क्रेडिटर्स। ठीक है, प्रिपेयर लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ रिसीप एंड पेमेंट, शो द नेसेसरी कैलकुलेशन। ठीक है, हमें लिक्विडेटर का स्टेटमेंट बनाना है और उसकी कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लिक्विडेटर का जो फाइनल स्टेटमेंट है वो यहाँ पे हम बनाएंगे। लिक्विडेटर का जो भी स्टेटमेंट है वो आपको याद रह जाना चाहिए, क्योंकि ये जो भी सारी आपकी कैलकुलेशन है वो उसके बेस पर ही की जाएगी। ठीक है, तो लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट। ठीक है, यहाँ पे लिखी जाएगी रिसिप्ट, जो भी हमारी रिसिप्ट हुई वो सारी यहाँ पे लिखी जाएगी और यहाँ पे लिखा जाएगा पेमेंट। तो लिक्विडेटर स्टेटमेंट में सबसे पहले हम काम करेंगे रिसिप्ट। ठीक है, तो रिसिप्ट में ये सम नंबर आपका जो है 12 है। ठीक है, तो रिसिप्ट में सबसे पहले हम लिखेंगे, अगर आपके पास कंपनी के पास कैश एंड बैंक बैलेंस है तो सबसे पहले वही लिखी जाएगी। तो चलिए यहाँ पे चेक करते हैं हम। आपको यहाँ पे दी गई है, देखिए कैश एंड बैंक बैलेंस कितनी है, 20,000। ठीक है, तो सबसे पहले तो कैश एंड बैंक लिखी जाएगी 20,000। उसके बाद हम लिखेंगे एसेट रियलाइजेशन, तो कैश एंड बैंक 20,000। ओके, और उसके बाद हम लिखेंगे एसेट रियलाइजेशन, जो भी सारी हमारी एसेट रियलाइजेशन है वो लिखी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको दी गई है एसेट रियलाइजेशन, वही हमने यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी सारी जो आपको एसेट रियलाइजेशन दी गई है, जिस तरह से दी गई है उसी तरह से हम लिख लेंगे यहाँ पे। तो लैंड एंड बिल्डिंग की रियलाइजेशन है 2,45,000, प्लांट एंड मशीनरी जो है 1,85,000, इन्वेस्टमेंट जो है 70,000, स्टॉक 36,000, डेटर्स आपको दिए गए हैं 44,000। ठीक है, तो सारी जो है एसेट रियलाइजेशन की हम टोटल करेंगे 2,45,000 प्लस 1,85,000 प्लस 70,000 प्लस 36,000 प्लस 44,000, तो यहाँ पे टोटल आएगा इसका 5,80,000। अब रिसिप्ट साइड, इसके अलावा भी आपको कई सारी जो है रिसिप्ट दी गई होती है। मान लीजिए कि आपको सरप्लस फ्रॉम सिक्योर क्रेडिटर्स, ठीक है, इसमें तो टॉपिक नहीं दिया गया आपको, बट कई बार आपको सरप्लस फ्रॉम सिक्योर क्रेडिटर्स भी दिया गया होता है। ठीक है, फिर आता है
कई बार कॉल इन एरियर्स, अगर आपने किसी भी शेयर के ऊपर कॉल्स मंगवाए हैं तो वो भी रिसीव साइड लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको एक टॉपिक दिया गया था कि सी इक्विटी शेयर पे आपने कॉल इन एरियर्स मंगवाए हैं, ठीक है। तो कितने मंगवाए थे, यहाँ पे देखिए कॉल इन एरियर्स 40,000 थे, तो हमने 40,000 जो भी मंगवाए तो वो कंपनी की क्या है, एक रिसीव है, तो वो भी रिसीव साइड लिखी जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे सीज कॉल इन एरियर्स, ठीक है, कितनी 40,000, ठीक है। तो हमने क्या किया, सारी भी जो भी आपकी रिसीव थी वो सारी लिख ली है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं पेमेंट साइड। तो पेमेंट साइड ऑर्डर ऑफ पेमेंट आपको याद रखना है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ पेमेंट में सबसे पहले हम पेमेंट करते थे किसको, लिक्विडेशन एक्सपेंस, लिक्विडेशन एक्सपेंस। तो यहाँ पे देखिए आपको सम में दिया गया होगा, हर सम में लिक्विडेशन एक्सपेंस, देखिए लिक्विडेशन एक्सपेंस अमाउंट टू ₹12,810, ठीक है। तो सबसे पहले उसको पेमेंट किया जाएगा 12,810, ठीक है। उसके बाद आता है आपका मेन टॉपिक लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। हर समय हमारा मेन टॉपिक रहेगा लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। और लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन आपको किस तरह से फाइंड आउट करना है, एसेट रियलाइजेशन के ऊपर 3% है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम एसेट रियलाइजेशन ऊपर 3% कर लेंगे, 3%। एसेट रियलाइजेशन हमारा कितना है, 5,80,000। तो 5,80,000 के ऊपर 3% कितना होता है, तो 17,400, ठीक है। उसके बाद आपको कहा गया है कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को आपने जितना भी पेमेंट किया है उसके ऊपर आपको कहा गया है 2%। बट हमें अभी पता नहीं है कि हमने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट करना है, तो ये हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलिए लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन के बाद हम किसको पेमेंट करेंगे, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आपको हर समय आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे, ठीक है। आपको क्रेडिटर्स तो दिए गए होंगे बट आपको उसमें से फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इसमें से प्रेफरेंशियल कितने हैं। तो देखिए यहाँ पे सारे सब में आपको अलग से टॉपिक दिया गया होगा कि क्रेडिटर्स इंक्लूड, क्रेडिटर्स में इन सारी चीजों को इंक्लूड किया गया है और उसमें से आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा प्रेफरेंशियल क्या है। तो हमने अभी भी बात की कि 4 मंथ सैलरी जो है वो 3,000, वो भी प्रेफरेंशियल है। इनकम टैक्स में 3,000 जो है, जो पिछले 12 मंथ्स के, वही आपके प्रेफरेंशियल माने जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों को हम यहाँ पे लिखेंगे, सैलरी 3,000, फिर आता है टैक्स, टैक्स जो है पिछले साल का वही आपका जो है वो प्रेफरेंशियल माने जाएगा। और एक आपको बैलेंस शीट भी चेक कर लेना है कि कोई भी अगर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स दिया गया है तो वो भी लिखा जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आपको प्रोविडेंट फंड दिया गया है 17,000, ठीक है, वो भी आपका क्या माना जाएगा, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, ठीक है। प्रोविडेंट फंड है, पेंशन फंड है, ग्रेजुएटी है, वो सारी आपकी जो है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में आती है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोविडेंट फंड 17,000, टोटल किया जाए तो 23,000 जो है आपका क्या बनेगा, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। चलिए उसके बाद हम पेमेंट करेंगे डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स जो है आपको दिए गए 10%, 1,50,000। अगर उसका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आपको दिया गया है तो इंटरेस्ट आपको देखिए यहाँ पे दिया गया है, इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर्स 7,500, ठीक है। तो यहाँ पे उसको भी इंक्लूड किया जाएगा 7,500 प्लस इंटरेस्ट टिल द डेट ऑफ पेमेंट, यानी कि आपने डिबेंचर होल्डर को जब तक पेमेंट किया है, जिस डेट को पेमेंट किया है उस डेट तक का आपको इंटरेस्ट करना है, ठीक है। तो हमने अभी भी डिस्कस किया था कि हमने 3 मंथ्स जो है आपकी बैलेंस शीट की जो डेट है 31 मार्च 2011 और हमने डिबेंचर होल्डर को पेमेंट किया है 13 जून 2011, यानी कि 3 मंथ्स का आपका जो है इंटरेस्ट वो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। तो 1,50,000 जो है आपके डिबेंचर्स है, 10% उसका इंटरेस्ट का रेट है और 3 मंथ्स की आपकी जो इंटरेस्ट आपको एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, तो वो कितनी आएगी, 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय
10% इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, तो 3750। तो इसको प्लस करेंगे हम, अमाउंट निकल के आएगी आपकी 1,61,250। ओके, चलिए अब डिबेंचर्स के बाद हम पेमेंट करेंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ठीक है, बट अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करते वक्त आपको देखना है कि आपके पास सफिशिएंट अमाउंट है भी या नहीं। तो यहाँ पे एक साइड आप नज़र मारे तो भी आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे देखिए आपकी अमाउंट बहुत सारी 6,40,000 जितनी आपकी अमाउंट है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपने पेमेंट अभी तक इतना कुछ किया नहीं है। ठीक है, तो आपके पास अमाउंट तो है। अब देखते हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हमारे कितने हैं। तो देखिए आपके जो टोटल क्रेडिटर्स थे वो कितने थे, 40,000। ठीक है, और उसमें से आपको कहा गया था कि क्रेडिटर्स में इन सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, बट उसमें से हमने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स जो है वो हमने निकाल लिए है। ठीक है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हमने इसमें से कितने निकाले, एक तो 3,000 ये सैलरी और 3,000 टैक्स, टोटल हमने 6,000 इसमें से निकाल लिए। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में से 6,000 जो है वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है। तो टोटल अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने, 40,000 माइनस 6,000। ठीक है, तो कितने आपके बचे हैं, 40,000 माइनस 6,000 यानी कि 34,000। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपको एक और भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स दिया गया है, वो क्या है, बिल्स पेएबल, कितना है, 20,000। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो है आपके टोटल कितने माने जाएंगे, 40,000 में से आपने 6,000 तो यहाँ पे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में लिख लिए हैं पहले। ठीक है, ये दोनों तो वो तो इंक्लूड नहीं किया जाएगा। यहाँ पे कितनी अमाउंट आएगी, 34,000। ठीक है, प्लस क्या है आपको दिया गया है, बिल्स पेएबल, कितना है, 20,000। तो टोटल आपके अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने माने जाएंगे, 54,000। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स आपको दिए गए और उसके लिए आपके पास सफिशिएंट अमाउंट है। ठीक है, तो आपका जो लिक्विडेटर का जो रेम्यूनरेशन है वो भी हम कैलकुलेट करेंगे, बट इसका आपको एक रूल्स याद रखना है। ठीक है, जब भी आपको इस तरह से कहा गया हो कि आपको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पे आपको रेम्यूनरेशन करना है, ठीक है, तो अब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में आप इंक्लूड करेंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को भी। ठीक है, बट अगर आपको इस तरह से नोट दी गई है कि आपको प्रेफरेंशियल अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को इंक्लूड नहीं करना है तो ही आप नहीं करेंगे। ठीक है, बट अगर आपको कुछ भी नहीं कहा गया है, ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको सिर्फ यही कहा गया है कि 2% आपको देना है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पे। ठीक है, बट अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में हम प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को भी ले लेंगे। ठीक है, बट अगर आपको इस तरह से कहा गया हो कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के ऊपर 2% लेना है बट एक्सक्लूडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, ठीक है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को आपको नहीं इंक्लूड करना है तो ही आप नहीं करेंगे। बाकी अगर आपको इसी तरह से दिया गया हो तो आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए आपके टोटल अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने माने जाएंगे, 54,000 तो थे, प्लस प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 23,000, टोटल 77,000, और उसके ऊपर 2% आपको रेम्यूनरेशन देना है, तो हमारा टोटल रेम्यूनरेशन होगा 1540। टोटल रेम्यूनरेशन 17,400, तो 18,940। ठीक है, चलिए इसके बाद हमें पेमेंट करना है प्रेफरेंस शेयर। चलिए तो प्रेफरेंस शेयर हमारे कितने हैं, यहाँ पे देखिए 3 लाख। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास कितने पैसे बचे हैं। ठीक है, पहले तो चेक करिए। तो यहाँ पे देखिए रिसीव साइड हमारी टोटल रिसीव है 5,80,000 प्लस 60,000 यानी कि 6,40,000, और उसमें से हमने यहाँ तक पेमेंट किया है तो कितनी अमाउंट बचती है हमारे पास, तो 12,810 माइनस 18,940 माइनस 23,000 माइनस 1,61,250 माइनस 54,000।
तो हमारे पास अमाउंट बचती है अभी भी 3,70,000। यहां तक हमने पेमेंट कर लिया है और उसके बाद भी हमारे पास 3,70,000 बचते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर को हमने कितना पेमेंट करना है, 3,00,000 रुपीज। ठीक है, फिर भी हमारे पास 70,000 भी बचेंगे। ठीक है, 3,70,000 हमारे पास अमाउंट है, 3,00,000 पेमेंट करने के बाद भी हमारे पास 70,000 जो है कैश बचेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम 3,00,000। अब बात करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है हमारे पास 3 टाइप्स के इक्विटी शेयर होल्डर्स है और तीनों को हमें पेमेंट करना है कितना, 1,00,000, 1,00,000 एंड 1,40,000। क्यों 1,40,000? क्योंकि हमारे जो भी हमने 40,000 जो कॉलिंग एरियर्स थे वो भी मंगवा लिए थे। ठीक है, तो 1,40,000 यानी कि टोटल हमें ए बी सी तीनों को अगर मिला के देखिए तो 3,40,000 हमें पेमेंट करना है। बट हमारे पास अब कैश कितनी बची है, 70,000 ही कैश बची है। ठीक है, तो अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, आपकी कैपिटल डिफिशियंसी। क्योंकि जब भी लिक्विडेटर के पास एसेट जो भी इसके पास रिसिप्ट मिली है और रिसिप्ट मिल जाने के बाद पार्टीज को पेमेंट फुल्ली करने के लिए उसके बाद जो है मनी इनफ नहीं है, तो क्या फाइंड आउट किया जाता है, कैपिटल डिफिशियंसी। ठीक है, तो हम पांचों स्टेप जो आपको सिखाए हैं वो करेंगे ताकि हमें पता चले कि किस इक्विटी शेयर होल्डर को आपको रिटर्न करना है और किस इक्विटी शेयर होल्डर से आपको अमाउंट मंगवानी है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें तो हम स्टेप 1 करेंगे, फाइंड आउट द सरप्लस। सरप्लस कैसे मिलेगा आपको, टोटल रिसिप्ट माइनस टोटल पेमेंट। हमारी यहां तक की जो रिसिप्ट थी 6,40,000 और उसमें से हमने देखा कि हमारे पास 70,000 बचते थे। ठीक है, तो यहां तक हमने पेमेंट किया होगा 5,70,000, तभी हमारे पास 70,000 कैश बची। ठीक है, स्टेप नंबर 2 था जो हमारा अमाउंट टू बी रिटर्न, यानी कि हमें किसको अभी भी पेमेंट करना बाकी है, किसको बाकी है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। जो 3 टाइप्स के हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनको पेमेंट करना बाकी है। कितना बाकी है, 1,00,000 ए को, 1,00,000 बी को एंड 1,40,000 सी को। टोटल हमारा पेमेंट बाकी पड़ा है 3,40,000। ठीक है, स्टेप 3 जो था हमारा वो क्या था, कैपिटल डिफिशियंसी। ठीक है, कैपिटल डिफिशियंसी कैसे फाइंड आउट किया जाता है, अमाउंट टू बी रिटर्न, अमाउंट टू बी रिटर्न माइनस सरप्लस। ठीक है, तो अमाउंट टू बी रिटर्न है हमारा 3,40,000 माइनस सरप्लस है 70,000। तो हमारी कैपिटल डिफिशियंसी कितनी निकल के आती है, तो 3,40,000 माइनस 70,000, तो 2,70,000 हमारी क्या होगी, कैपिटल डिफिशियंसी। अब हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो हम किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओनली इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो हमें क्या देखना है, उसकी फेस वैल्यू देखनी है। तो देखिए इसकी फेस वैल्यू तीनों इक्विटी शेयर की देखिए आप इक्वल है। ए इक्विटी शेयर है वो भी 100 रुपीज का है, बी जो है वो भी 100, सी जो है वो भी 100। ठीक है, तीनों की फेस वैल्यू सिमिलर है, इक्वल है। अगर तीनों की फेस वैल्यू इक्वल हो तो हमें क्या लेना है, उनके शेयर के रेशियो के प्रमाण, उसका जो शेयर का रेशियो है उसी हिसाब से हमें उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए शेयर कितना है, ए जो है 1,000, बी 2,500 और सी जो है 4,000। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रेशियो जो है आपका, प्रपोर्शन जो है वो कितना निकल के आता है, तो 2:5:8 ये हमारा रेशियो जो है निकलेगा। ठीक है, तो कैपिटल डिफिशियंसी को इन तीनों जो आपने रेशियो निकाला है उसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ए के पास कितनी कैपिटल डिफिशियंसी आती है, तो 2,70,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो यानी कि 15, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 15। तो यहाँ पे 36,000 आएगा। ठीक है, चलिए बी की कैलकुलेशन करें तो 2,70,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 15।
2,70,000 इज इक्वल टू 90,000। चलिए सी के पास 2,70,000 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 15, 2,70,000 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय, तो 1,44,000 इसके पास कैपिटल डिफिशियंसी आई। सी के पास 36,000, बी के पास 90,000 और सी के पास 1,44,000। अब हमारा फाइनल स्टेप जो है वो बनता है कि हमें किससे कितनी अमाउंट मंगवानी है या तो फिर किसको रिटर्न करनी है। ठीक है, तो देखिए स्टेप नंबर 5, अमाउंट टू बी रिटर्न और कॉल। उसका फॉर्मूला क्या था? पेड अप कैपिटल माइनस कैपिटल डिफिशियंसी। एक ही पेड अप कैपिटल जो है वो है 1 लाख और उसके पास कैपिटल डिफिशियंसी कितनी आती है? 36,000। ठीक है, तो 1 लाख माइनस 36,000 यानी कि 64,000 जो है प्लस में आते हैं, तो इसको क्या करना पड़ेगा? रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद पास 64,000 जो हमें रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, बी को देखे तो बी की कैपिटल जो पेड अप कैपिटल 1 लाख माइनस 90,000, 10,000 प्लस में आंसर आ रहा है आपका, तो इसको भी क्या होगा? रिटर्न होगा। सी को देखा जाए तो पेड अप कैपिटल 1,40,000 माइनस 1,44,000 इसकी कैपिटल डिफिशियंसी, यानी कि -4,000 इसका आंसर आ रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? कॉल, यानी कि 4,000 रुपीज जो है हमें सी से मंगवाने पड़ेंगे और इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा? रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको ये जो है इसकी फाइनल एंट्री जो है आपको करनी है किसमें? यहाँ पे जो आपका लिक्विडेटर का जो फाइनल स्टेटमेंट है उसमें की जाएगी। जिसको भी रिटर्न करना है, ठीक है, यानी कि पेमेंट करना है, वो इस साइड लिखा जाएगा। ठीक है, किसको पेमेंट करना है? ए को, ए इक्विटी शेयर कितना पेमेंट करना है? 64,000। बी इक्विटी शेयर को कितना पेमेंट करना है आपको? 10,000। और सी से आपने कॉल किया यानी कि मंगवाया है, तो सीज कॉल कितना मंगवाया है आपने? 4,000। तो वो जो है यहाँ पे लिखा जाए, क्योंकि कॉल करेंगे तो आपकी रिसीप्ट बनाई जाएगी, तो वो इस साइड एंट्री की जाएगी। ठीक है, दोनों साइड अगर आप टोटल करें तो दोनों साइड का टोटल होगा आपका 6,44,000, क्योंकि 6,40,000 तो आपका यहाँ पे था, तो 6,44,000 दोनों साइड का आपका टोटल रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपकी कैलकुलेशन की जाती है। कैपिटल डिफिशियंसी आपका मेन टॉपिक था, इसमें आज हमने डिस्कस किया कि जब भी आपके पास पेमेंट करने के लिए, फुल्ली पेमेंट करने के लिए आपके पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं है, तब आप एक कैपिटल डिफिशियंसी फाइंड आउट करेंगे। उसके टोटल 5 स्टेप है। ठीक है, और ये स्टेप आपको याद रखना है, तब आपको पता चलेगा कि किस इक्विटी शेयर होल्डर से हमें पेमेंट करना है और किससे कॉल मंगवाना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और यहाँ तक आपको जो है कैपिटल डिफिशियंसी जो है आपको याद रखना है कि किस तरह से उसके स्टेप है, किस तरह से इसकी कैलकुलेशन की जाती है। ठीक है, थैंक यू सो मच।